तो चलिए आज भारत की नदी प्रणालियों पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मतलब बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नदियों के वर्गीकरण से शुरू करेंगे। फिर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये नदियां पूरब या पश्चिम में ही क्यों बहती हैं। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्ट्स हैं उनका एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की नदियों को समझने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है उन्हें दो हिस्सों में बांटना। ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि वो निकलती कहाँ से हैं। एक तरफ है हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं, इसीलिए तो इनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो पठारों से निकलती हैं और ज़्यादातर मानसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले मेजर टॉपिक पर चलते हैं, हिमालयी नदी तंत्र। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि इनका सोर्स सीधा हिमालय है। अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है सिंधु नदी तंत्र। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं जैसे सतलुज, झेलम और चिनाब, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं जो आखिर में जाकर सिंधु नदी में मिल जाता है। और अब बात करते हैं भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी की। ये हमारे देश की सबसे लंबी नदी है और इसकी खासियत ये है कि गोमती, घाघरा, यमुना और सोन जैसी कई बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसी से बनता है वो विशाल और उपजाऊ मैदान जो हम सब जानते हैं। अच्छा, गंगा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है यमुना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी नदी प्रणाली है। पता है, चंबल, सिंध और बेतवा जैसी नदियां पहले यमुना में मिलती हैं और फिर ये पूरा का पूरा विशाल सिस्टम जाकर गंगा में समा जाता है। और अब आती है तीसरी बड़ी हिमालयी नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब ये नदी गंगा से मिलती है तो ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। इसका जो रास्ता है वो इसे भारत की सबसे अहम नदियों में से एक बना देता है। तो उत्तर की नदियों को तो हमने देख लिया। चलिए अब देश के दक्षिणी हिस्से की तरफ चलते हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को समझते हैं। यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में सबसे प्रमुख नदी है गोदावरी। ये इतनी विशाल है कि इसे एक खास नाम दिया गया है, दक्षिण की गंगा। और इसकी कुछ खास सहायक नदियां हैं, मंजीरा, प्राणहिता और इंद्रावती। गोदावरी के बाद पूरब की तरफ बहने वाली एक और बहुत जरूरी नदी है कृष्णा। और इसकी दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा और भीमा, जो मिलकर इसका इतना बड़ा ड्रेनेज एरिया बनाती हैं। और थोड़ा दक्षिण में चलें तो आती है कावेरी नदी। ये कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में खेती के लिए आप समझ लीजिए जीवनदायिनी है। काबिनी और हेमावती जैसी इसकी सहायक नदियां ही इस पूरे इलाके को इतना हरा भरा और समृद्ध बनाती हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक दिलचस्प बात है। नर्मदा जैसी कुछ नदियां बाकी प्रायद्वीपीय नदियों की तरह पूरब में नहीं बल्कि उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे जरूर याद रखना चाहिए। और नर्मदा की बात ने हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ला खड़ा किया है। आखिर ये प्रायद्वीपीय नदियां अलग अलग दिशाओं में क्यों बहती हैं? तो इसका जवाब छिपा है पश्चिमी घाट में। सोचिए, ये जो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला है, ये एक नेचुरल वाटर डिवाइडर का काम करती है। मतलब इसकी वजह से गोदावरी और कृष्णा जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। चलिए उन सबसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये चार बातें तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। पहली, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। दूसरी, सबसे बड़ी नदी प्रणाली, गंगा ब्रह्मपुत्र। तीसरी, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। और चौथी, तीन मुख्य हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंपल। और आखिर में ये देखिए, सभी प्रमुख नदी प्रणालियां एक नजर में। ये विजुअल मेमोरी के लिए एकदम परफेक्ट है। बस एक बात का ध्यान रखिए, इन सभी की मुख्य सहायक नदियां और उनका बहाव याद रखना ही कामयाबी की कुंजी है। तो उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से आपकी तैयारी को थोड़ी और मजबूती मिलेगी। बस एक बात याद रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहना ही सबसे जरूरी है।
आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।